नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो एस्टेट का जो एग्ज़ाम आगे जा होगा। और ये जो क्वेश्चन है आपके जो एस्टेट है, इसके अलावा अगर आपने एकलव्य मॉडल वाला भी फॉर्म भरा हुआ है तो उनके लिए भी जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने आज जो आपके एग्ज़ाम के लिए सिलेबस के अनुसार जो आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन जो है उनको लिया है, और इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा जो एकलव्य मॉडल वाले जो है जिसने भी फॉर्म फिल किया हो उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना रहेगी। इसमें जो करेक्शन विंडो वो जल्दी ओपन होने वाली है। आपकी 20 तारीख को करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी और 24 तारीख तक आप करेक्शन उसमें कर पाएंगे। तो जिसने भी फॉर्म फिल किया हुआ है, अगर किसी को लगता है कुछ करेक्शन करनी है तो 20 से लेकर 24 तारीख तक वो जा कर पाएंगे। तो ये आप याद रखिएगा। और उसके बाद जल्दी फिर आपके एडमिट कार्ड और जा जाएंगे। तो अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, और अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को सुलझाए हुए है। तो यहाँ पर क्या है, ये कथन था। और ये जो कथन है इनमें से किन का था कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, और अभी एक प्रकार के व्यवहार को सुलझाए हुए है। टीचनर, वुडवर्थ या मैकडूगल का। तो ये जो यहाँ पर कथन जो इसमें माना गया है, जो हमारा ऑप्शन सी में है, तो ये जो विलियम वुडवर्थ जो है इनका क्या है, यहाँ पर ये कथन था। और उन्होंने कहा था कि आत्मा इन्होंने अपनी आत्मा का परित्याग किया और फिर अपने मन को और फिर अपनी चेतना का। तो ये इनके अनुसार यहाँ पर कथन है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा मनोलैंगिक विकास में सुप्त अवस्था का वर्ष अंतराल का संबंध है। 2 से 5, 6 से यौवन, 18 से 20 या 20 से 22 वर्ष तक। तो ये जो मनोलैंगिक विकास जो होता है इसमें सुप्त अवस्था का अंतराल कौन सा होता है? 4 जो है अवस्थाएं होती है: शैशव, बाल्य, किशोर, और फिर किशोर से आगे की युवा या प्रौढ़ अवस्था आप कह सकते हैं, मृत्यु पर्यंत तक। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 4 अवस्थाएं में जो व्यक्ति का जीवन जो है उसको बांटा गया था। तो यहाँ पर मनोलैंगिक जो विकास है इसमें सुप्त अवस्था का वर्ष अंतराल कौन सा है? और इसमें जो यहाँ पर माना गया है जो ऑप्शन बी में है, 6 से यौवन तक का। तो 6 से यौवन तक का जो है यहाँ पर इसमें माना गया था सुप्त अवस्था का अंतराल। उसके बाद आ जाता है विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एरिक्सन, फ्रॉयड, कोहलर या वॉटसन ने। तो विकास का जो मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन, और इसके जो करने वाले हैं यहाँ पर जो ऑप्शन ए में है, तो मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन ये किया गया था एरिक्सन के द्वारा। इस विकास में मनोसामाजिक सिद्धांत का जो प्रतिपादन एरिक्सन ने किया, और इस सिद्धांत में व्यक्तिगत, सामूहिक तथा सामाजिक विकास को सम्मिलित किया गया है। तो ये मनोसामाजिक सिद्धांत का जो है सिद्धांत ये एरिक्सन ने दिया था। उसके बाद आ जाता है इनमें से इदम, अहम और परम अहम। आईडी, ईगो और सुपर ईगो आपने पढ़ा होगा, तो इन्हीं को कह देते हैं इदम, अहम, परम अहम। व्यक्तित्व के 3 घटक हैं, तो ये किन के अनुसार है? अल्बर्ट बंडूरा, यूंग, एडलर या फिर फ्रॉयड जो है इनके अनुसार। और ये जो यहाँ पर 3 जो माने गए हैं, इदम, अहम और परम अहम, ये जो सिगमंड फ्राइड जो है इनके अनुसार हैं। तो इन्होंने जो है यहाँ पर 3 घटक बताए थे। और ये जो इदम है इसको जो है सिगमंड फ्राइड ने सबसे ज्यादा जो महत्व है दिया था। उसके बाद आ जाता है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? किन के अनुसार? जो मनोवैज्ञानिक है उनके अनुसार किस विधि के द्वारा मूल प्रवृत्ति में परिवर्तन लाया जा सकता है? सहसंबंध, मार्ग अंतिकरण, विलयन या फिर नवीनीकरण के द्वारा। तो यहाँ पर जो मूल प्रवृत्ति जो है इनमें परिवर्तन लाया जा सकता है, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है तो ये मार्ग अंतिकरण के द्वारा है।
उसके बाद आ जाता है प्रत्ययों को बनते रहना एक कौन सी प्रक्रिया है? विषम है, अनियमित है, सामयिक है या फिर संचयी प्रक्रिया है? तो प्रत्ययों को बनते रहना एक किस प्रकार की क्रिया है? और यहाँ पर जो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो प्रत्ययों का बनते रहना एक क्या है? संचयी प्रक्रिया है। उसके बाद आ जाता है इनमें से कौन सा भूलने का एक कारण नहीं है? मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का अभाव, सीखने की मात्रा या शिक्षक की योग्यता। तो कौन सा भूलने का एक कारण नहीं है? तो भूलने का कारण नहीं है और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में है तो ये शिक्षक की योग्यता है। मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का अभाव और सीखने की मात्रा, तो ये भूलने के प्रमुख कारण माने गए हैं। तो कौन सा भूलने का कारण नहीं है? शिक्षक की योग्यता। उसके बाद है स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता, ये क्या कहलाती है? तो स्पीयरमैन जो है इनके अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता, एक कारक, बी कारक, विशिष्ट बुद्धि या सांस्कृतिक बुद्धि। तो ये कौन सा कारक है, कौन सी क्षमता है? और इसको जो यहाँ पर कहा गया है जो ऑप्शन बी में है, तो स्पीयरमैन जो है इनका द्विकारक का सिद्धांत है। और बुद्धि की संरचना में मूल रूप से दो कारक, सामान्य और विशिष्ट कारक का महत्वपूर्ण योगदान है, कह सकते हैं आप। सामान्य और विशिष्ट, आपने जी फैक्टर और एस फैक्टर पढ़ा होगा, तो इसमें दो कारक ये महत्वपूर्ण माने गए हैं। सामान्य फैक्टर मतलब जनरल फैक्टर जी फैक्टर और विशिष्ट कारक मतलब एस फैक्टर। तो इसमें जी कारक जो है इसको तर्क और समाधान करने की क्षमता माना गया है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर बी द्विकारक को माना गया है। तो ये आप याद रखिएगा, इन्होंने जो दो कारक का सिद्धांत दिया था, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक का, तो इसमें जो ये जी फैक्टर जो था सामान्य कारक उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। इसी को क्या है? समस्या समाधान करने की जो क्षमता है यहाँ पर माना गया है। उसके बाद आ जाता है प्राप्त अंकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्त अंक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्त अंक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मध्यमान, बहुलांक, मध्यांक या मानक विचलन। तो उनको क्या कहा जाता है? आपने मैथ रीजनिंग में क्वेश्चन किए होंगे, तो जिसमें जैसे बीच का कोई अक्षर निकालना आ जाता है, बीच का, तो प्राप्त अंक एक समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्त अंक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्त अंक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? और उनको कहा जाता है मध्यांक, मतलब बीच का। उसके बाद आ जाता है आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से एक विधि कौन सी है? आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से एक विधि, आकृति, स्तंभ, गुंफ या सबलिखित आकृति। और यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो कौन सी है यहाँ पर? ये स्तंभ आकृति विधि। और इसमें क्या है? प्रत्येक वर्गांतर की आवृत्ति को एक आयत के रूप में दिखाया जाता है। तो स्तंभ आकृति यहाँ पर इसका माना गया है। उसके बाद आ जाता है पढ़ाते समय कक्षा में, सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? अगर एक कक्षा में जो टीचर पढ़ा रहा है तो उसका जो ध्यान है कौन से तथ्य की तरफ होना चाहिए? शिक्षक की जो तकनीक है, शारीरिक क्षमता है, व्यक्तिगत भिन्नता है या फिर जो पारिवारिक क्षमता है। तो पढ़ाते समय क्या सामान्य कक्षा में अध्यापक का सबसे अधिक जो ध्यान है किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? और इसमें देखें तो जो ऑप्शन रहेगा हमारा सी वाला। तो ये क्या है? व्यक्तिक जो भिन्नता है उसकी तरफ ध्यान होना चाहिए, क्योंकि एक जो क्लास होती है उसमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग समझ वाले बच्चे होते हैं, तो सभी की सोचने लिखने की क्षमता अलग अलग होती है। तो व्यक्तिगत भिन्नता जो उसी के अनुसार होना चाहिए। तो पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सबसे अधिक ध्यान व्यक्तिगत भिन्नता पर होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? तो मापन के जो स्तर है इसमें सबसे अच्छा नामिक है, अनुपात है, अंतराल है या फिर क्रमिक है। तो मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है?
और सबसे अच्छा जो है इसमें ऑप्शन बी को माना गया है। तो इसमें माना गया है जो अनुपात होता है। उसके बाद आ जाता है जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसमें अमूर्तरक एक परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन जाता है, जैसे जीन पियाजे हैं, इनका कौन सा सिद्धांत है। तो इनका है ये वाला संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और इसमें अमूर्त तर्क और परिपक्व नैतिक चिंतन की अवस्था कौन सी है। जो 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी, संवेदनात्मक, गामक, पूर्व से क्रियात्मक, औपचारिक या मूल से क्रियात्मक अवस्था। तो कौन सी जो है यहाँ पर अवस्था है, और इनमें जो माना गया है ऑप्शन सी वाली। तो ये जो औपचारिक से क्रियात्मक जो अवस्था है, इसको माना गया है। अब ये जो 4 अवस्था है, इनका क्रम आपको पता होना चाहिए, जैसे संवेदी, फिर पूर्व, उसके बाद मूर्त, और सबसे लास्ट में अमूर्त या औपचारिक जो है ये वाली आती है। तो ये चौथे नंबर की है। तो इस प्रकार जो इनका जो क्रम है आपको पता होना चाहिए। हो सकता है यहाँ पर औपचारिक की जगह अमूर्त आपको देखने को मिल जाए। उसके बाद है जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है, समानता, निरंतरता, वंश, अनुक्रम या फिर युत्सा। जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल, और जो ऑप्शन सी में है, तो ये वंश अनुक्रम है। नेक्स्ट है इनमें से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। तो व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण कौन सा नहीं है। रोसा सही दबा परीक्षण, टीएटी, सबल साहचर्य या फिर 16 पीएफ परीक्षण। तो व्यक्तित्व का एक प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है 16 पीएफ परीक्षण। जब आपने बीएड की होगी तो उसमें ये वाले प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है आवश्यकता का पद अनुक्रम सिद्धांत। ये इनमें से प्रतिपादित किया गया था वॉटसन, मैस्लो, कोहलर या पावलर के द्वारा। तो आवश्यकता का पद अनुक्रम सिद्धांत, और ये प्रतिपादित किया गया था, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो ये किया गया था मैस्लो के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से किसको मुख्याधिकारी या ग्रंथि कहा गया है। थॉयराइड, एड्रिनल, अंतःस्रावी या फिर पीयूष ग्रंथि को। तो किसको मुख्याधिकारी ग्रंथि कहा जाता है, और जो ये ऑप्शन डी में है, कौन सी, जो पीयूष ग्रंथि जो होती है, ये जो पीयूष ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि जैसे एड्रिनल ग्रंथि, कांड ग्रंथि और यौन ग्रंथि के कार्य पर अपना नियंत्रण रखती है, इसलिए इसे मुख्य जो ग्रंथि है, मास्टर ग्लैंड, ये कहा गया है। तो पीयूष ग्रंथि जो है यहाँ पर इसका रहेगा। उसके बाद आ जाता है किस व्यवहारवादी का मानना था कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा की क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। तो ये कौन से व्यवहारवादी का मानना था कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा क्रिया प्रसूत अनुबंधन के द्वारा सीखी जाती है। वॉटसन, स्किनर, गोथरी या फिर थॉर्नडाइक के द्वारा। तो ये इनमें से कौन से वैज्ञानिक है, किनका मानना था ये? और इसके जो यहाँ पर हमारे मानने वाले हैं, ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो ये जो स्किनर है, इनका विचार था कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा की क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये स्किनर से संबंधित है। उसके बाद आ जाता है इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, प्रसार, बहुलांक, मध्यांक या मध्यमान। तो इनमें जो है एक केंद्रीय जो प्रवृत्ति है, इसका एक माप नहीं है। अब केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कौन सा नहीं है, जो ऑप्शन ए में आया है, तो ये जो प्रसार जो है, इसी को केंद्रीय प्रवृत्ति का नहीं माना गया है। उसके बाद आ जाता है अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये प्रयत्न और भूल का सिद्धांत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयत्न भूल का सिद्धांत किनका है, पावलोव, हिंगार्टी, थॉर्नडाइक या फिर सीएल हल। तो प्रयत्न भूल का जो सिद्धांत है, ये दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा, जो ऑप्शन सी में है। और इसका जो है यहाँ पर अपने जीवन से भी आप लगा सकते हैं। मतलब जैसे कोई काम आप शुरू में करते हैं तो इसमें गलती होती है, लेकिन जैसे जैसे आप उस काम को करना
जहाँ शुरू करते हैं, 1 दिन 2 दिन, महीना 2 महीना, तो क्या है आप उस काम को बिना गलती के सीख जाते हैं, करने लग जाते हैं। तो प्रयत्न और भूल का सिद्धांत इसको कहा गया है। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई उद्दीपन किसी व्यक्ति के सम्मुख दिया जाता है तो वह उसके प्रति विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करता है। तो इनमें से सही अनुक्रिया का संबंध उद्दीपन के साथ हो जाता है। तो यही संबंध सीखने से है। तो थॉर्नडाइक जो है इनका था, पावलोव जो इन्होंने कुत्ते के ऊपर किया था। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से किन के अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल है? वुडवर्थ, गैरेट, हॉलैंड या थॉर्नडाइक के अनुसार। तो बालक का जो विकास आनुवांशिकता और वातावरण इनका गुणनफल है। यहाँ पर गुणनफल की बात हो रही है। कई एग्जाम में आपको जो और भी देखने को मिल सकता है, भाग वाला जो है ये भी देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से भी जो एग्जाम में ये आ चुके हैं। तो बालक का विकास आनुवांशिकता और वातावरण का क्या है? गुणनफल है। तो एक कथन जो है किन के अनुसार है? और ये जो यहाँ पर माने गए हैं ऑप्शन जो ए में आए हैं, तो जो वुडवर्थ है इनके अनुसार। उसके बाद आ जाता है जो अल्बर्ट बंडूरा है, उनका कहना है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको कहा जाता है अभ्यास द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि, निरीक्षणात्मक या पुरस्कार के द्वारा सीखना। तो जो अल्बर्ट बंडूरा है उनका कथन है कि बच्चे प्रतिक्रिया प्रतिमानीकरण के द्वारा सीखते हैं, और जिसको क्या कहा गया है, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो यह है निरीक्षणात्मक अध्ययन, निरीक्षण करके सीखना। उसके बाद है अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? अब ये एक तत्व, द्वितत्व, बहुतत्व, इस प्रकार के क्वेश्चन जब बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो अधिगम स्थानांतरण का जो द्वितत्व का सिद्धांत इनमें से किनका है? थॉर्नडाइक, जर्ज, स्पीरमैन या गिलफेड का। और यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन है बी वाला, तो ये स्पीरमैन जो है इन्होंने दिया था द्वितत्व का सिद्धांत। उसके बाद आ जाता है सीखी हुई बात को स्मरण रखने या फिर पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहा गया है? पुनः स्मरण करना, विस्मृति, संवेदना या फिर स्मृति। तो सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता। जैसे आप कोई बात याद सीखते हैं, मतलब वो कोई बात आप कोई काम करते हैं, तो अगर आप उसे कुछ दिन के बाद दोबारा से कर लेते हैं या उसको भूल जाते हैं, तो वही जो यहाँ पर पूछा गया है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता, मतलब आपकी याद नहीं आती है, तो उसे क्या कहा जाएगा? और उसको जो रखा गया है विस्मृति में वो आ जाता है। पुनः स्मरण करना दोबारा से याद करना होता है, तो ये विस्मृति मतलब भूलना। तो भूलना जो है यहाँ पर इसका आएगा। और नकारात्मक पक्ष जो होता है नेगेटिव, उसमें आता है नकारात्मक पक्ष में। उसके बाद जाता है इसने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था, जुंग, एडलर, फ्रॉइड या स्लीवन ने। तो सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था उस ये किनकी देन है? तो इसको देने वाले हैं ऑप्शन ए, जुंग। नेक्स्ट आ जाता है अंगूर खट्टे हैं, ये किसका उदाहरण है? आपने बचपन में कहानी पढ़ी होगी अंगूर खट्टे हैं, लोमड़ी वाली। तो यहाँ पर इसमें अंगूर खट्टे हैं किसका उदाहरण है? दमन का है, प्रतिगमन का है, युक्तिकरण का है या प्रतिक्रिया निर्माण का है? तो अंगूर खट्टे हैं, और ये आया है यहाँ पर युक्तिकरण का। उसके बाद आ जाता है अधिगम का जो एक क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है ये दिया गया था पावलो, टोलमैन, थॉर्नडाइक या फिर स्किनर ने। ये सिद्धांत जो आपको जरूर पता होना चाहिए कि कौन से मनोविज्ञान के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था। तो यहाँ पर जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत ये किन के द्वारा दिया गया है? और ये दिया गया है स्किनर के द्वारा। पहले भी जो क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुके हैं, तो सभी क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किनका है? तो ये स्किनर जो है इनका है। और साधनात्मक अनुबंधन पर यह आधारित होता है, जिसमें प्रयोज्य के सीखने के व्यवहार का अध्ययन सक्रिय रूप से किया जाता है। उसके बाद आ जाता है औसत बुद्धि लब्धि वाले बालकों की बुद्धि किसके बीच होगी? जो ये औसत वाले जो होते हैं, सामान्य वाले, औसत वाले,
तो उनकी बुद्धि लब्धि IQ कितनी होगी? 50 से 59 के बीच, 70 से 89, 90 से 109 या 110 से 138। तो ये जो औसत वाले जो होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि जो होती है ये कितनी होगी, जो ऑप्शन सी में दी गई है। तो 90 से 109 के बीच में इनकी होती है औसत लब्धि वालों। नेक्स्ट आ जाता है व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, क्या कहलाता है? तो व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, उसे क्या कहा जाएगा? व्यक्तित्व, समायोजन, संवेदना या फिर चरित्र? तो क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा व्यक्तित्व। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं को गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करते हैं, तो उसे क्या है? व्यक्तित्व कहा जाएगा। उसके बाद आ जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में कौन से होते हैं? तो सामान्य पुरुष में होंगे XY और महिला में कौन से होंगे? XY, X, डबल Y, ट्रिपल X या X गुणसूत्र। तो एक सामान्य जो महिला होती है इसमें होते हैं XY, जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये X आएगा, डबल X। तो ये डबल X जो गुणसूत्र ये होते हैं और ये ऐसे जो यहाँ पर जिन कह सकते होते हैं जिनके द्वारा माता पिता के अपने और उनके पुरखों के गुण उनकी संतानों में आते हैं। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो हिंदी जो है इससे संबंधित जो हमारे क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो हिंदी से हमारे क्वेश्चन यहाँ पर जो आ जाते हैं, जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, दुह उपसर्ग के शब्द में नहीं है। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के शुरू में लगते हैं। जैसे उपसर्ग ये लगा लो आप यहाँ से, तो इसके जो ये शुरू में लगा है यही उपसर्ग है। जैसे यहाँ पर शब्द दिए गए हैं दुर्गम, दुर्बल, दुर्दिन, दुलारा। अब इस में दुहु जो है उपसर्ग आ गया है, तो एक में नहीं है। अब जो यहाँ पर कौन सा है? जो ऑप्शन डी में है, दुलारा। तो यही क्या है? यहाँ पर इसमें उपसर्ग नहीं आया है। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व लगकर उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, तो उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। एक होते हैं प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं? शब्द के लास्ट में लगते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमारा प्रत्यय ही आ चुका है। अब यहाँ पर दिया गया है प्रत्यय। प्रत्यय क्या है? जो शब्द है उसके लास्ट में होगा। जैसे यहाँ पर राष्ट्रीय, जब हम इसको बोल के देखते हैं तब जो बाद में आवाज आएगी वही आपका प्रत्यय होगा। इक, इया, या इत। तो कौन से वाला प्रत्यय यहाँ पर आया है? अब जब आप इसे बोल के देखेंगे तो कौन सी आएगी? राष्ट्रीय। अब कौन सा है? यहाँ पर दीर्घ ईया, तो मतलब बड़ी ई है यहाँ पर, तो ईया यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो छोटी है। तो बड़ी ई दीर्घ ई होनी चाहिए, तो राष्ट्रीय ईया यहाँ पर आया है, तो यही हमारा यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा। तो जो शब्दांश किसी मूल शब्द के पीछे या अंत में लगकर नवीन शब्द का निर्माण करे और पहले शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर दे, तो उन्हें हम प्रत्यय कहेंगे। उसके बाद आ जाता है कर्तव्य। इसमें क्रिय धातु है, तव्यत प्रत्यय कर्तव्य बनता है। उसके बाद तो क्रिय जो कर्तव्य है ये सब उदाहरण है, तव्य, लयप, अनियर या इनमें से किसी का भी नहीं। तो कौन सा प्रत्यय यहाँ पर इसमें लगा है? और यहाँ पर जो इसमें लगा है ऑप्शन ए वाला। तो जो शब्द के पीछे लगा होता है वहां से भी आप अगर नहीं पता है तो अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे तव्य इसके पीछे लगा हुआ है, अभी इनमें कोई सा भी तव्य नहीं है। तव्य जो होता है उसका तव्य से समझता है, तो तव्य प्रत्यय यहाँ पर रहेगा। लप में या रहेगा, अनियर में अनियर रहेगा। तो क्रिय धातु और तव्य तो का तव्य बचेगा, तो क्रिय तव्य जो है यहाँ पर कर्तव्य ये इसका बनेगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा जान के लाले पढ़ना। मुहावरे का जो सही अर्थ है ये कौन सा है?
स्वयं को संकट में डालना, गंभीर संकट में होना, संकट टलना या मुसीबत में गुजारा करना। तो जान के लाले पड़ना मुहावरे का जो सही अर्थ है कौन से वाला है? सही अर्थ जो है ये ऑप्शन बी वाला है, गंभीर संकट में होना। तो इसी को कह देते हैं जान के लाले पड़ना, जो अपने वाचिक अर्थ का बोध न कराकर लक्षणिक या व्यंगिक अर्थ का बोध कराएगा और भाषा में सजीवता या अर्थ को अपनाने में सहायक होगा। तो वही होते हैं मुहावरे या फिर कह सकते हैं वाक्यांश। तो ये गंभीर संकट में पड़ना। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर शुद्ध वर्तमान का चयन कीजिए। शुद्ध जो है वही आपने बतानी है कौन से वाला यहाँ पर सही उदाहरण है इसमें। अब इनमें जो यहाँ पर सही आया है ऑप्शन बी वाला, तो उदाहरण जो है यहाँ पर यही इसमें सही माना गया है। उसके बाद आ जाता है जो आधुनिक देवनागरी है इसका प्राचीन रूप है। तो ये कौन सा है? खरोष्टी, ब्रह्मी, कन्नौजी या द्रविड़। तो आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है। प्राचीन रूप कौन सा है? जो ऑप्शन बी में आया है। तो आधुनिक जो देवनागरी है, जैसे आपका पता है हिंदी देवनागरी लिपि है, तो यह जो आधुनिक देवनागरी इसका प्राचीन रूप है ब्राह्मी लिपि। उसके बाद आ जाता है मेह प्रिया निम्न में किसका पर्यायवाची है? मयूर, मही, मेघ या गरुड़ का। तो यहाँ पर आया है पर्यायवाची। मेह प्रिया का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? तो मेह प्रिया जो यहाँ पर कह देते हैं जो ऑप्शन ए में आया है। तो मयूर जो है मोर, इनको कह देते हैं मेह प्रिया। उसके बाद आ जाता है अटारी जो है इसका तत्सम है अटारी का। अट्टालिका, अटरिया, अटाला या कोई सा भी नहीं। तो अटारी का तत्सम शब्द कौन से वाला है? और अटारी जो है इसका जो तत्सम है ऑप्शन ए वाला। तो अटारी का तत्सम रहेगा अट्टालिका। तत्सम क्या होते हैं? तत्सम होते हैं जो संस्कृत के शब्द लिखे पढ़े जाते हैं संस्कृत में, और इनका परिवर्तित रूप होता है तद्भव, जो संस्कृत का परिवर्तित रूप है। जैसे दधी है, हम संस्कृत में लिखते हैं और हिंदी में हम इसे दही कह देते हैं। तो ये तत्सम हो गया और ये तद्भव रूप हो गया। तो इस प्रकार संस्कृत से परिवर्तित रूप तद्भव। तो अटारी का तत्सम अट्टालिका हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर एक शब्द है किन्नर, इसका संधि विच्छेद कौन से वाला बनेगा? और इसका जो यहाँ पर बनेगा जो ऑप्शन डी में है, किम प्लस में नर। और कौन सी संधि हुई है इसमें? हुई है व्यंजन संधि। मां को ना यहाँ पर हो गया है, और जहां पर डबल अक्षर होते हैं तो पहला उसमें आधा हो जाता है। जैसे डबल ना यहाँ पर है, इसमें पहले वाला आधा हो गया है। व्यंजन संधि जो उसके अंतर्गत ये आता है। उसके बाद आ जाता है निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंखी फिर जहाज पे आवे। तो मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, यहाँ पर अलंकार कौन सा है इसमें? रूपक, उपमा, ये अशोक्ति, ये अन्योक्ति हो गया यहाँ पर, अन्योक्ति या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसमें कौन सा अलंकार है? और इसमें जो आया है ऑप्शन बी वाला। तो उपमा जो है यहाँ पर इसमें की गई है, उपमा अलंकार का उदाहरण है। किसी प्रस्तुत वस्तु की उसके किसी विशेष गुण क्रिया स्वभाव की समानता के आधार पर अन्य अप्रस्तुत से समानता स्थापित की जाए, तो वहां पर होगा उपमा अलंकार। तो मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। तो पक्षी और जहाज में यहाँ पर दिखाया गया है, तो उपमा अलंकार। नेक्स्ट है निम्न में से अशुद्ध है। मुझसे आम खाया गया, मैंने आम खाया, मैं आम खा गया, मैं आम खाता हूं। तो यहाँ पर अशुद्ध है, और अशुद्ध कौन सा है? तो यहाँ पर अशुद्ध है ऑप्शन सी वाला, मैं आम खा गया। मैं आम खाता हूं, मैंने आम खाया, मुझसे आम खाया गया। तो मैं आम खाया गया, यही क्या है? गलत है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में है यहाँ पर निम्न में से अधर शब्द का अनेकार्थी शब्द है।
अज, अक्षत, अंतरिक्ष या फिर अखंड। तो अधर शब्द का अनेकार्थी है, और अनेकार्थी कौन सा है? अधर का जो ऑप्शन सी में है, तो ये अंतरिक्ष रहेगा। तो ये जो अधर है इसका अनेकार्थी जो अंतरिक्ष है, जैसे अक्षत है, अक्षत जाए चावल के जो दाने होते हैं उनको कह देते हैं। आज आपको पता ही है बकरा होता है जो, उनको कह देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है भौतिक के लिए विलोम शब्द है, प्रभौतिक, आध्यात्मिक, कृत्रिम या कोई सभी नहीं। तो भौतिक के लिए विलोम शब्द है। भौतिक के लिए जो यहाँ पर विलोम शब्द इसमें आया है कौन से वाला है? और यहाँ पर जो इसमें आया है ऑप्शन बी वाला। तो भौतिक के लिए आ जाता है आध्यात्मिक। तो विलोम मतलब उल्टा शब्द, विपरीतार्थ। तो भौतिक, आध्यात्मिक। नेक्स्ट आ जाता है जब दो शब्दों में एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो तो वहां क्या लगाया जाता है? जब दो शब्दों में एक सार्थक हो और दूसरा निरर्थक हो, जैसे चाय वाय होता है, पानी वानी, इस प्रकार से योजक चिन्ह लगता है उसमें, विषमादि बोधक लगता है, अल्पविराम या फिर अर्धविराम उसमें लगता है। तो कौन सा चिन्ह लगता है? अब इसमें जो लगेगा ऑप्शन ए वाला, तो योजक चिन्ह उसमें लगता है। जैसे लाभ हानि आपने देखा होगा, लाभ हानि, तो इनके बीच में एक योजक चिन्ह लग जाता है। तो इस प्रकार से जैसे धन संपत्ति है, धन और संपत्ति, धन संपत्ति, ये सप्तति बन गया संपत्ति। तो धन संपत्ति, ये लिख लेते हैं यहाँ पर धन संपत्ति। तो यहाँ पर जो इनके बीच में जो चिन्ह आएगा ये वाला, तो ये हो जाएगा योजक चिन्ह। उसके बाद है बहुभाषिकता। भाषा नीति बनाने में बहुत बड़ी बाधा बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। भाषा के समन्वय एक बार की समस्या उत्पन्न करती है, अत्यंत जटिल चुनौती है जिसका समाधान संभव नहीं है। तो बहुभाषिकता से क्या अर्थ लिया गया है? बहुभाषिकता का अर्थ है ऑप्शन बी, बच्चे की जो अस्मिता है उसका निर्माण करने से। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो इंग्लिश ग्रामर जो है से संबंधित जो हमारे क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम मेट वंस वाटरलू। तो किसके वाटरलू से मिलना? मीट वंस वाटरलू क्या है? to meet a new person, to visit a new place, meet one's final defeat या none of these। तो कौन से वाला यहाँ पर इसका सही है? और इनमें जो माना गया ऑप्शन सी वाला, टू मीट वंस फाइनल डिफीट से। किसी की जो अंतिम हार है उसको पूरा करना। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय द आइटम ह्यूमन सर्विस, यमन की सेवा। प्राइवेट वर्क, गवर्नमेंट वर्क, मिनेस्ट वर्क या एक्सीलेंट वर्क। तो ये जो यमन सर्विस जो है इसका क्या मतलब है? मुहावरा कह सकते हैं आप ये। तो ये जो इसको जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो एक्सीलेंट वर्क जो है यहाँ पर इसके कहा गया है, उत्कृष्ट कार्य जिसे कह देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर जो शब्द है इसका एंटोनियम्स, मतलब उपशमन जो होता है, एल्वेशन। तो इसका विपरीतार्थक विलोम कौन सा बनेगा? इसका जो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन डी वाला, इगरेशन जो है यहाँ पर इसका रहेगा, इसको कह देते हैं अतिशयोक्ति। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर डी वाला इसका बनेगा। उसके बाद आ जाता है व्हाट इज द सिनोनिम्स। तो यहाँ पर है समानार्थक विष्णु का, स्वेयर फुलिशनेस,
सेक्सटी या सरेंडर, कौन सा वाला है इसका? तो विजडम जो है इसका कौन सा रहेगा? और बुद्धि का देते हैं जिसको, तो इसका समानार्थक बताना है। इसका समानार्थक रहेगा ऑप्शन बी वाला, दूरदर्शिता। उसके बाद है विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी द करेक्ट indirect speech if statement given below is changed into it. He said, I shall leave these papers here. तो कौन सा आएगा? He said, I shall leave these papers here. He said that he would leave those papers there. He said that he should leave those papers there. He said that he would leave these papers there. या he said that he would leave those papers here. तो कौन से वाला इसका बनेगा? और यहाँ पर जो इसका बनेगा, जो ऑप्शन आया है हमारा ए में, he said that he would leave those papers there. He said that he would leave those papers there. उसने कहा कि वह जो वह कागज है, कागजात, उनको वहीं छोड़ देगा। said के बाद that, I, he, shall, would में, leave, these का those, papers, here का there में। उसके बाद है identified the tense used in the given sentence. I have read most of Dickens novel. प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट परफेक्ट या पास्ट सिंपल टेंस में है। आई हैव रीड मोस्ट ऑफ डिकन नॉवेल्स। ये जो डिकेंस जो है इसके अधिकांश उपन्यास मैंने पढ़े हैं। तो ये वाक्य जो है यहाँ पर ये कौन से टेंस में है? और ये है प्रेजेंट में। आई हैव रीड मोस्ट ऑफ डिकेंस नॉवेल्स। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर इसमें सही जो मीनिंग है, सही जो इसका वर्ड है वो आपने बताना है, सही कौन से में है। और सही है ऑप्शन बी। तो इसको कह देते हैं शिष्टाचार। उसके बाद आ जाता है फिल इन द गैप विद एन एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। दे वर स्टेटमैन एक्यूम द मैनेजमेंट ग्रेट अफेयर्स। तो यहाँ पर इनमें कौन सा आएगा? ऑफ, टू, इनटू, टू ऑफ या विद इन। तो कौन से वाला आएगा यहाँ पर? अब यहाँ पर जो इसमें आएगा ऑप्शन सी वाला, टू ऑफ। दे वर स्टेटमैन एक्यूम्ड टू द मैनेजमेंट ऑफ ग्रेट अफेयर्स। नेक्स्ट आ जाता है फिल इन द गैप। आई विल सिट माई डेस्क टू डू माई लेसन एट, विद, फॉर या इन। तो आई विल सिट माई डेस्क टू माई लेसन, यहां पर देखें तो इसमें कौन सा आएगा? तो इसमें आएगा एट। आई विल सिट एट माई डेस्क, अपने डेस्क पर, टू डू माई लेसन, मैं क्या अपना काम करने के लिए अपने डेस्क पर बैठूंगा। आई विल सिट एट माई डेस्क। उसके बाद है इंटरगेटिव, यू हैड टू कंफर्टेबल जर्नी इज। तो यहाँ पर क्या है? ये इंटरगेटिव जो होता है प्रश्नवाचक का बताना है आपने। यू हैड ए कंफर्टेबल जर्नी इज। तो इसका कौन सा बनेगा यहाँ पर? और इसका जो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन डी वाला, डिड यहाँ पर लग जाएगा। डिड यू हैव ए कंफर्टेबल जर्नी, क्या आपको यात्रा में आराम मिला? डिड यू हैव ए कंफर्टेबल जर्नी। तो क्वेश्चन मार्क में जो आपने बदलना था, तो डिड यू आज इसका आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है पैसिव वॉइस
गॉड हेल्प दोस हु हेल्प देमसेल्व्स। तो सच्चाई वाला वाक्य कह सकते हैं आप है ये। तो कौन सा इसका यहाँ पर बनेगा, दोज हु हेल्प देमसेल्व्स will be helped by God. Those who help themselves are helped by God. They are helped by God who have helped themselves या who help themselves they are helped by God. और वेरी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर ये टेंस है, क्योंकि एग्जाम में पूछा भी जाता है। एक ने एक सच्चाई वाला जो वाक्य है, ट्रुथ वाला, एग्जाम में आ जाता है। तो इसमें जो है ऑप्शन बी जो है इसको माना गया है, दोज हु हेल्प देमसेल्व्स आर हेल्प्ड बाय गॉड। फाइंड आउट द करेक्ट प्रोवर्ब। डायमंड कट आयरन, गोल्ड सिल्वर या डायमंड। तो यहाँ पर क्या है कि प्रोवर्ब है, तो ये कौन सी है। और यहाँ कहावत कह सकते हैं, यहाँ पे एक सही कहावत जो होती है कहावती। और यहाँ पर आएगा ऑप्शन डी वाला, डायमंड कट्स डायमंड्स। कह देते हैं कि हीरा हीरे को काटता है या लोहा लोहे को काटता है। तो कहावत है डायमंड कट्स डायमंड, हीरा हीरे को काटता है। उसके बाद है फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पर आपने सही बताना है करेक्ट कौन से वाला है। अब यहाँ पर जो इसमें करेक्ट आया है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है, he was astonished at his success। नेक्स्ट आ जाता है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। At the rally, spokesman that most people looked at the government economic policy to be a great success। अब यहाँ पर इसमें देखें तो कौन सा वाला सही रहेगा, और इसमें जो ऑप्शन सी वाला क्लेम। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर choose the appropriate preposition for the given sentence। Firefighters were trying to lift the wreckage the bus that had outturned the main highway। तो कौन से वाला यहाँ पर इसका आएगा, ऑफ, ऑन, एट, इन, अक्रॉस या अंडर। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए वाला, द फायर फाइटर्स वर ट्राइंग टू फिट द wreckage ऑफ द बस that had outturned on the main highway। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो रीजनिंग जो है इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसके बाद जो हमारे यहाँ पर तार्किक जो क्षमता है, इससे संबंधित जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ चुके हैं। और जिसमें क्वेश्चन है कि यदि दिल्ली को हम 7 3 5 4 1 और जो कलकत्ता है इसको इस संख्या के रूप में लिखते हैं, तो ये जो कालिकट जो दिया गया है इसको हम कैसे लिखेंगे। तो पहले हमें जो है इन संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। तो आप जो है इनको लिखकर भी देख सकते हैं, जैसे दिल्ली है 7 3 5 4 1, इस प्रकार से आप इन सारी संख्याओं को लिखकर देख सकते हैं। तो जैसे जो आप ये कालिकट जो दिया गया है इसका कोड आप देख सकते हैं, इसमें कौन से वाला है। तो 8 2 5 1 8 9 6। तो कुछ इस प्रकार का जो कोड है फिर यहाँ पर आपका बनेगा। तो जो यहाँ पर ऑप्शन जो है सी में दिए गए हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 संख्याएं दी गई हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार से समान हैं, और उस एक प्रकार का चयन कीजिए जो अलग है। अब इनमें एक अलग कौन से वाली है, 2 16 56 या 128। तो 4 संख्याओं में से एक अलग है, और अलग कौन से वाली है। अब यहां पर देखें तो ऑप्शन जो बी में है 16, इसको माना गया है।
क्योंकि जो संख्या बी में है 16, इसको छोड़कर न सभी वर्ग संख्याएं नहीं है। 4 चौके 16, ये 4 जो इसका वर्ग है। उसके बाद है दिए गए विकल्प में से लुप्त जो पद है वो आपने बताना है। तो यहाँ पर कुछ शब्द है, वर्ड दिए गए हैं जैसे यू ओ आई ए, तो कौन से वाला क्रम जो है यहाँ पर इसका चल रहा है। अब यहाँ पर जो इसमें क्रम की अगर देखें तो ये देखने में हमें कुछ जो है वावल जैसे दिखाई दे रहे हैं, जिनको स्वर कह देते हैं। तो ए ई आई ओ यू जो 5 होते हैं, तो यही जो हमारा यहाँ पर बनेगा इसका। तो कौन सा बनेगा? ऑप्शन ए वाला, ए ई आई ओ यू। उसके बाद आ जाता है निम्नलिखित अंक जो श्रृंखला, इसको पूरा कीजिए। 3 6 18 72। अब यहाँ पर अगर इसके देखें तो 3 दूनी 6, 3 18, चौके 72। तो कुछ सीरीज जो है यहाँ पर बनी है 2 3 4, और इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर 5 को लगाएं तो 72 पंजे कितना होगा? तो 10 35 और 1 36। तो 360 जो हमारे यहाँ पर इसके बाद निकल के आता है। तो यही जो हमारा सी आंसर फिर हो जाएगा। उसके बाद है अजय 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है तब दाईं ओर मुड़ता है। 30 मीटर चलता है फिर दाईं ओर मुड़ता है, तथा 20 मीटर चलता है फिर दाईं ओर मुड़ता है। 40 मीटर चलता है और वह अपनी मौलिक स्थिति से कितनी मीटर की दूरी पर है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, इनके लिए आपको जो दिशाएं हैं इनका ज्ञान होना चाहिए, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। हमारा जो मुख जिस साइड में होगा वो उत्तर, और उसके बिल्कुल विपरीत पीठ वाली साइड दक्षिण हो जाएगी, राइट हैंड वाली पूर्व, और लेफ्ट वाली पश्चिम हो जाएगी। तो जैसे ये बिंदु है यहाँ पर, अजय जो है यहाँ पर यहाँ से 30 मीटर उत्तर की ओर, अब उत्तर कौन सी साइड में? इस साइड में है। तो यहाँ से 30 मीटर जो है उत्तर की ओर जाता है, तब दाईं ओर मुड़ता है। अब इसका जो राइट हैंड है ये इसका दायां होगा, दायां और बायां, दाएं राइट हैंड, और ये हो गया दायां और ये हो गया बायां। तो जैसे इस साइड में मुंह करके खड़ा है यहाँ पर, तो ये सज्जात, ये खब्बात, ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड। तो यहाँ से क्या है फिर दाईं ओर मुड़ता है यहाँ से, क्योंकि साइड में गया यहाँ उत्तर दिशा में, और दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। यहाँ से चला 40 मीटर, फिर दाईं ओर मुड़ता है। अब इसका दाया कौन सा होगा? यही होगा। तब फिर दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो कितना चलेगा? 20 मीटर, क्योंकि इसका राइट हैंड इस साइड में है। फिर दाईं ओर मुड़ता है और 40 चलता है। अब यहां से कितना चलेगा? 40 चलेगा, मतलब यहां तक ऐसे चल जाएगा 40। तो 20 मीटर मुड़ गया, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। वह अपनी मौलिक स्थिति से कितने मीटर दूर है? तो यहां से और यहां तक की दूरी कितनी है? अब यहां से यहां तक की कितनी थी? 30 थी। टोटल कितनी थी? 30। अब ये कितनी है यहाँ से यहाँ तक? क्योंकि जो यहाँ से यहाँ तक की है और उतनी ही यहाँ से यहाँ तक की होगी। तो ये कितनी होगी? 20 होगी। अब ये वाले कितनी बच गई? या तो आप सीधे भी निकाल सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? 20 है। तो 30 में से 20 गए, कितना होगा? 10 होगा। तो अब ऑप्शन में देख सकते हैं यहाँ पर कौन सी साइड में है, कौन सी यहाँ पर जो आंसर को अगर हम देखें तो कौन सा बनेगा? ऑप्शन बनेगा बी वाला, 10। और अगर यहाँ पर इसमें दिशा भी पूछी होती तो कौन सी दिशा में है, मुख कौन सी दिशा में है जब अंत में आए, तो यहाँ से यहाँ तक जब चले तो इनका मुख कौन सी दिशा में होगा? तो यही दिशा थी। तो इनका मुख कौन सी साइड में होगा? जो यहाँ पर दिखाई गई है, तो यही पश्चिम है। तो मुंह इनका पश्चिम दिशा में है जब यहाँ पर यहाँ तक आए।
और ये इनका बिंदु था, यहाँ से चले थे, तो 10 जो इसका हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा, उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। वृद्ध व्यक्ति अमित से किस प्रकार संबंधित है? तो वृद्ध व्यक्ति अमित से किस प्रकार संबंधित है, यही बताना है। तो एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा, इसकी तरफ जो है यहाँ पर इशारा करते हुए अमित ने कहा, ये हो गए वृद्ध व्यक्ति। अमित ने जो है वृद्ध व्यक्ति को इशारा करते हुए कहा कि उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। तो वृद्ध व्यक्ति अमित से किस प्रकार संबंध रखते हैं? तो ये कौन है? इनके पिता हैं। तो वृद्ध व्यक्ति कौन हुआ? अमित का पिता, क्योंकि उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, यहाँ पर जो एक संख्या जो है लुप्त वो बतानी है। पहले ये वाला क्रम हमें पता होना चाहिए, तब ये हल हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 और 4 अगर हम जोड़ें तो ये 9 हो जाता है। अगर हम 5 और 4 की गुणा करें तो ये 20 हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम देखें 3 और 8 11 हो जाते हैं। 3 और 8 की अगर हम गुणा करें तो 24 हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम इसके 9 और 4 को जोड़े तो 13 हो जाते हैं। 9 चके अगर हम करें तो ये 36 हो जाते हैं। तो इस प्रकार का कुछ क्रम यहाँ पर चल रहा है, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। उसके बाद है पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ पंक्ति के किसी भी किनारे से 5वां है, पंक्ति में कितने पेड़ हैं? तो जैसे एक लाइन है, पेड़ की एक पंक्ति, इसमें एक पेड़ पंक्ति के किसी भी किनारे से 5वां है, तो ये दाईं साइड और ये बाईं साइड, तो किसी भी साइड से आप लगा सकते हैं। तो किसी भी साइड से क्या है? 5वें नंबर पर है। पंक्ति में कितने पेड़ हैं? तो एक किनारे से प्लस दूसरे किनारे से, तो अगर हम देखें तो पेड़ों की एक पंक्ति है, इसमें एक पेड़ किसी भी किनारे से 5वां है। यहाँ से भी 5वां है, अगर यहाँ से लगाए यहाँ से भी 5वां है। तो टोटल कितने हुए? 5 और 5 10, और एक का अगर हम 10 में से एक कम करें तो कितना हो जाएगा? 9। तो इसका मतलब है कि पेड़ कौन से नंबर पे है? 9वें नंबर पर। पंक्ति में कितने पेड़ है? तो ये 9 है, क्योंकि एक तो है ही। नेक्स्ट है, यदि एक वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस माह में सोमवार की संख्या है। यदि एक वर्ष में 25 अगस्त को वीरवार है, मतलब जब 25 अगस्त को अगर वीरवार है, गुरुवार है, तो उस माह में सोमवार की संख्या होगी। सोमवार कितने होंगे? तो यहाँ पर देखें तो 25 अगस्त को अगर गुरुवार है, तो इसके बाद देख सकते हैं 26 तारीख को क्या होगा? शुक्रवार होगा। 27 को क्या होगा? शनिवार। 28 को रविवार। 29 को सोमवार। तो कहने का अर्थ यह है कि 29 तारीख जो है 29 को सोमवार होगा। तो अगस्त माह में फिर सोमवार दिन देख सकते हैं आप कौन कौन से दिन बनेंगे। इसमें से साथ साथ कम करके भी आप देख सकते हैं। 29 का है, फिर 29 का है, उसके बाद इसमें से 7 कम करेंगे, कितने का बनेगा? 22 तारीख को हो जाएगा। फिर 22 में से 7 कम करेंगे, कितने का हो जाएगा? 12 में 7 गए 5, 15 तारीख में हो जाएगा। फिर 15 में से 7 कम करेंगे तो कितनी तारीख आएगी? तो
तो 15 में 7 गए 8, फिर 8 में से जो है 7 गए 1। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप इसमें गिन सकते हैं कितने दिन बन रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 बार जो है यहाँ पर क्या है, सोमवार आएगा। तो ऑप्शन जो सी में दिया गया है। तो अगस्त माह में 5 सोमवार है। उसके बाद है निम्नलिखित जो श्रृंखला, इसमें कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके तुरंत पहले एक सम संख्या और तुरंत बाद में एक विषम संख्या है। तो कितनी विषम संख्याएं बतानी है, विषम वाली, जिनके तुरंत पहले एक सम संख्या है और तुरंत बाद में एक विषम संख्या है। तो ये कितनी है, तो आप इसमें देख सकते हैं काउंट करके कितनी बनेगी। तो इनकी संख्या जो है 3 ये रहेगी। तो आप जो इसमें काउंट करके देख सकते हैं, तो 3 जो है यहाँ पे इसकी बनेगी। कितनी विषम संख्या जिनके तुरंत पहले एक सम और तुरंत बाद में विषम है। उसके बाद हमारे जो हरियाणा जीके से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन आएगा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत हरियाणा सरकार किसानों को गेहूं की फसल पर बीमा की किस्त के तौर पर कितनी सब्सिडी देती है, 50 60 70 या 78%। तो ये जो राशि है ये कितनी है, ये 70% है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रशासन केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन केंद्र भिवानी, चंडीगढ़, हिसार या फिर गुड़गांव में कहां पर स्थापित किया गया है, और ये स्थापित किया गया है गुड़गांव में। नेक्स्ट है, इनमें से कहां विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की गई है। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना बावल, अंबाला, महेंद्रगढ़ या फिर मानेसर में। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना, और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो ये महेंद्रगढ़ में हुई है। और महेंद्रगढ़ के बारे में अगर आ जाए तो महेंद्रगढ़ जो है इनको खनिजों के लिए जाना जाता है। उसके बाद आ जाता है 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी को किस जिले में गिरफ्तार किया गया था, पलवल, सोनीपत, रोहतक या पानीपत। तो 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी को कौन से जिले से गिरफ्तार किया गया था, और यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन बी वाला। तो ये सोनीपत है। और इसके अलावा सोनीपत की बात करें तो एटलस साइकिल और खुम्बी उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा जो सोनीपत वहाँ पर जो राय नामक जो स्थान है वहाँ पर खेल जय विश्वविद्यालय भी है। नेक्स्ट है, हरियाणा में प्रथम लोकसभा व विधानसभा के चुनाव किस वर्ष हुए थे। तो प्रथम लोकसभा और विधानसभा के चुनाव 1966, 67, 68 या 1971 में। तो प्रथम लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कब हुए थे, तो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन डी वाला। तो ये हुए थे वर्ष 1971 में। और कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो 3 बार। उसके बाद है, हरियाणा में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा था, रोहतक, हिसार, फरीदाबाद या महेंद्रगढ़। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, और इसमें हमारा जो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन आएगा। तो हरियाणा में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो सबसे अधिक जो है फरीदाबाद की है, और अगर एग्जाम में सबसे कम आ जाए तो ये पंचकुला है। तो सबसे ज्यादा फरीदाबाद की है और सबसे कम पंचकुला की है। उसके बाद आ जाता है हरियाणा जो विकास पार्टी है, इसके संस्थापक थे चौधरी बांकेलाल, बंसीलाल, देवीलाल या बालमुकुंद शर्मा। तो हरियाणा विकास पार्टी जो है इसके संस्थापक, और यह है ऑप्शन बी चौधरी बंसीलाल। उसके बाद है, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने इंडोनेशिया में आयोजित पैरा एशियाई खेल 2018 में जेवलिन थ्रो में सिल्वर पदक जीता था। देवेंद्र झांझरिया, अमित बालियान, विजय मलिक, नीरज चौहान। और यहाँ पर जो हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन आएगा बी वाला। तो ये अमित बालियान थे। और
अब जो यहाँ पर जो नीरज चोपड़ा जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और ये जो अमित बाल्यान है ये सोनीपत के गांव मेहलाना के निवासी थे और इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित पैरा एशियाड में जेवलिन थ्रो में सिल्वर पदक जीतकर देश का नाम इन्होंने रोशन किया था। तो 2018 में जो हुए थे। उसके बाद है गुड़गांव के मानेसर में 16 अक्टूबर 2018 को एनएसजी का कौन सा स्थापना वर्ष मनाया गया था? 24वां, 28वां, 34वां या फिर 40वां? और इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो ये 34वें नंबर का था। उसके बाद है हरियाणा में किस नाम से आतंकवाद निरोधक बल का गठन किया गया है? ढाल, शक्ति, कवच या ब्रह्मास्त्र? तो आतंकवाद निरोधक बल का गठन किया गया है और जो ऑप्शन सी में है तो ये कवच नाम से। तो इस प्रकार से जो हमारे यहाँ पर आपका जो एस्टेट या जो एकलव्य मॉडल वाला जो एग्जाम है आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे और हमारे साथ अंत बनने के लिए